हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट नंबर 4। आज जो हम स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और पार्ट नंबर में 4 में जो रहने वाली बातें हैं वो आज हम यहां पर मेंशन करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो वो वहां जाके कहां जाके देखोगे, यूट्यूब पे जाके। तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए साइंस विद विकास और वहां पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 3 पार्ट जो है मिल जाएंगे और 4th पार्ट जो है ये रहा आपके सामने। ठीक है, उन 3 पार्ट को स्टडी करिए, देखिए, उसके बाद आप इस 4th पार्ट पे आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। हम बात करेंगे दोस्तों आज डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट एंड एसी करंट। तो बात शुरुआत करने जा रहे हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाएं, प्रिपरेशन करें एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहां पर डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट एंड एसी करंट। हेडिंग लगाएं, डीसी करंट, और यहां पर लिखें एसी करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बता दूं क्या कि डीसी करंट और एसी करंट होता क्या है, तो हमें तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना, उसके बाद हम उसकी जो विशेष जानकारी है वो क्या करेंगे, अचीव करेंगे, गेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो हमें ये पता होना चाहिए कि डीसी करंट क्या होता है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एसी करंट क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये डीसी करंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, इतना तो सभी बच्चों को नॉलेज होगा। और सेकंड नंबर जो रहेगा हमारा एसी करंट, और एसी मींस बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी मींस डायरेक्ट करंट और एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। यहां मैं कुछ पार्ट को डिवाइड कर रहा हूं 2 पार्ट में, ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा एकदम। चलो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलो। तो डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट होता क्या वैसे, कि सपोज करो मेरे पास कोई ये सर्किट है, कुछ इस प्रकार का सर्किट है मेरे पास। यहां पर मैंने बैटरी कनेक्शन दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया इस प्रकार, दिखाई दे रहा होगा आपको। मींस कि यहां पर क्या है, मेरे पास एक सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, और मैंने क्या लगा दिया, यहां पर सप्लाई दे दी इसको, और क्या कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से को ऐड कर दिया। अब आप ये बताओगे मेरे को कि करंट की डायरेक्शन क्या रहती है सर्किट के अंदर, क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस कि इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन रहने वाली है बच्चों, वो इस प्रकार से होते हुए इस प्रकार कुछ ऐसे होगी ना, कुछ ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मेरे को क्या बताना था आपको कि डायरेक्ट करंट मतलब कि इसमें क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है कि यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों कि नंबर 1 लिख लो यहां पर, क्या कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फिक्स। कि जो डायरेक्शन होती है करंट की बच्चों, वो क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स का मतलब क्या है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में उसको करंट देना प्रोवाइड कराया, तो वो वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके अंदर किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं मिलेगा। चेंजमेंट से क्या, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करो मेरे पास क्या है, मैंने एक रफली एक ग्राफ ड्रा किया वोल्टेज और करंट के बीच में। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बच्चों ओ, मींस ओरिजिन। इसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने क्या, करंट। और इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों क्या, इसको मैंने नाम दे दिया वोल्टेज। ठीक है,
इसको मैंने नाम दे दिया करंट, इसको नाम दे दिया मैंने वोल्टेज। अब हुआ क्या कि जो ये करंट और वोल्टेज है कि इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा, मींस क्या, आपने ओम्स लॉ के अंदर स्टडी की होगी, अगर आपको ध्यान हो कि ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है, करंट और वोल्टेज क्या होती है, डायरेक्टली वेरी करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि जितना एक सर्किट के अंदर करंट वेरी करेगा, करंट चलेगा सर्किट के अंदर, उतना ही क्या करेगा, वोल्टेज वेरी करेगा, उसके साथ साथ क्या चलेगा, वोल्टेज चलेगा। क्योंकि यू नो दैट कि ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू अगर ओम्स लॉ की बात करूं तो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैंने डायरेक्टली की दो बातें बताई थी और इनवर्सली की दो बातें बताई थी। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जब किसी सर्किट में कोई एक ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, एज इट क्या होता है कि दूसरी जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। समझ रहे हो ना कि अगर एक सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज बढ़ रहा है बच्चों तो क्या करेगा, करंट भी नेचुरली बात है बढ़ेगा। अगर किसी सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये किस केस में बात की थी हमने, डायरेक्टली की। डायरेक्टली, इनवर्सली का इसको अपोजिट होता है, हम उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया। इनवर्सली में इसको अपोजिट होता है, मींस अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, एक पार्टिकल की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरे पार्टिकल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, वो दूसरी बात है, हमने अभी तक वहां उसकी स्टडी नहीं किया, जब हम उसके ऊपर आएंगे तो आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, अभी तक हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली बच्चे बता दें आपको, वो क्या है, सिर्फ डीसी करंट, मतलब कि डायरेक्ट करंट, कि उसके अंदर उसके करंट की रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, वो एक फ्लो से चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। जैसे हम आज की इस दुनिया में, इस दुनिया के बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, यही है ना। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कि मैंने बताया कि डायरेक्ट करंट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। बट अगर हम अल्टरनेटिव करंट मतलब कि एसी करंट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अल्टरनेट मतलब कि कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद उस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ रहे हो ना। इसमें क्या था, इसमें कि जैसे हमने एक किसी चीज को, सपोज करो मैंने यहां से किसी चीज को मैंने यहाँ पे पुश किया, धक्का मारा या फिर फोर्स लगाई, कि जैसे मैंने फोर्स लगाई वो उसी डायरेक्शन में चलती गई, चलती गई, चलती गई। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे ले लो, सपोज करो मैंने एक बॉल ले लिया, मैंने यहां पर क्या, बॉल को पुश किया, फोर्स लगाई उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, एक टाइम के अंदर तो क्या होगा, वो जैसे मैंने उसको पुश किया बैट से तो एकदम तो वो बिल्कुल स्पीडली निकलेगा। बट जब वो किसी पार्टिकल से टकराएगा उसके बाद क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। देखा होगा ना आपने, कोई बॉल अगर कहीं जमीन पे नीचे गिरती है तो क्या होती है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। वो सर्कल क्या उस मतलब कि क्या उसमें चेंजमेंट हो रही है, देखने को चेंजमेंट जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डीसी करंट, और ये होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव करंट की अगर मैं आपको बाय ए डायग्राम समझाना चाहूँ आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो अल्टरनेटिव करंट मतलब कि सपोज करो मेरे पास ये इसका सिंबल होता है अल्टरनेटिव करंट का, इस प्रकार इतना से कि सर आप तो डांस करने लगे, कुछ ऐसे मेरे पास यहाँ ब्लैक कनेक्शन है। अब देखो कि मैंने इसके अंदर क्या किया, एक सर्किट बनाया आपके सामने मैंने आपको, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखो कि इसमें जो मैंने यहां पर जो यूज किया है ये होता है अल्टरनेटिव का सिंबल है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेट देख लो ना, ऐसे अल्टरनेट, कुछ टाइम के बाद क्या हो रही है, अल्टरनेट वेव्स। अल्टरनेट वेव्स का नाम सुना होगा आपने, वेव्स भी बहुत टाइप की होती है, हम बात करेंगे जब चैप्टर साउंड वेव्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्शन होती है करंट की वो क्या होती है कि सपोज करो कुछ टाइम के लिए तो ये क्या थी, डायरेक्शन इस प्रकार थी, कुछ टाइम के लिए डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा टाइम बीत गया, आफ्टर सम टाइम हमने ये देखा कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज हो रही है। मतलब कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हाफ टाइम के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद उस करंट की डायरेक्शन में चेंजमेंट आ जाना ही क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है।
द चेंजमेंट इन रेगुलर करंट फ्लो इन ए सर्किट, समझ रहे हो ना, चेंजमेंट आ जाना, रेगुलर करंट फ्लो के अंदर क्या आ जाना, चेंजमेंट आ जाना आफ्टर सम टाइम, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मींस कि आपने देखा होगा कि सपोज करो मेरे पास कुछ ये सर्किट है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या चाहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद क्या कि यहां पर कोई चीज है पर्टिकुलर, यहां इस पॉइंट पर, कि मैंने क्या किया कि यहां पर किसी चीज को पुश किया या फिर पुश कह सकता हूं, फिर या फोर्स लगाया मैंने किसी पार्टिकल पे, वो क्या हुआ कुछ टाइम के लिए क्या हुई, उसकी जो मतलब कह सकते हो उसकी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, फिर कुछ टाइम के लिए वो डिक्रीज हुई, आफ्टर सम टाइम क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा, उसके पास कुछ टाइम बाद इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये देखो ना यार कि करंट की डायरेक्शन क्या थी, पहले कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। हम ये बात पढ़ते हैं मैथ के अंदर, आपने सुना होगा कि यहां पर 0 डिग्री मेंशन करते हैं, यहां पर 90 डिग्री π/2, यहां पर पाई एंगल, समझ रहे हो ना ये वाला, कि जब ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर एंगल बन जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये 180 डिग्री का होता है, मतलब मैंने पाई मेंशन किया। जब इस लाइन के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रा करता हूं मैं, मतलब कि देखो ये नॉर्मल लाइन ड्रा की मैंने, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, वो क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक हाफ टाइम एंड टाइम के बाद क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू जो होती है करंट की, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। इसको मिटा दो बच्चों, इसको मिटा दे, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। मिटा दे इसको, चलो। अब अगर दोस्तों मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, मतलब कि डीसी करंट के अंदर क्या एग्जाम्पल यूज होते हैं, एसी करंट के अंदर एग्जाम्पल कई बार पूछ भी लिया जाते हैं, वैसे बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो डीसी करंट में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, डीसी करंट, तो डीसी करंट में क्या रहेगा, देखो डीसी करंट की एग्जाम्पल की बात करें तो सेल हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है, सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, और डीसी जनरेटर हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं किसके, डीसी करंट के। अगर हम एसी करंट की बात करें, अगर हम एसी करंट की बात करें, तो एसी करंट की अगर एग्जांपल की बात करें, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर एसी जनरेटर हो सकता है, एसी जनरेटर। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, सर जी हमने डीसी जनरेटर के बारे में तो स्टडी की थी, बट हमें एसी के बारे में नहीं पता क्या होता है। एसी के बारे में आपको मैं बता दूं, देखो एसी के बारे में क्या बेसिकली क्या होता है कि जिस प्रकार हमने डीसी की जो जनरेटर पढ़ा था उसकी स्टडी की थी, अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, जो उसके अंदर मैंने उस डीसी जनरेटर को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, आपको पूरी जानकारी वहां पर मिलेगी, ठीक है। बट अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो आज आपको करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप उस वीडियो को देख के फिर इसको देखिए, ठीक है ना। चलो अब देखो कि डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, कि डीसी जनरेटर में मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कोयल थी, इस प्रकार कुछ कोयल थी, यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं एक रफली डायग्राम। कुछ ऐसे हमने डायग्राम बनाया था, और डायग्राम में मैंने क्या कहा था आपको, ये दोनों ब्रशेस हैं, ये वाली हमारी कोयल है, और ये हमारा नीचे वाला पार्ट जिससे हमने सप्लाई दे रखी है, सप्लाई दे नहीं रखी, जहां से हम इस सर्किट के अंदर, इस कोयल के अंदर ये फाइंड करना सीखेंगे कि उसमें से इंड्यूस कितना, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, या फिर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कितना होता है, वो कौन इंडिकेट करेगा, ये गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन करेगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर देखो, ये कुछ आपको स्प्लिट रिंग थी यहाँ पर, और स्प्लिट रिंग का मैंने आपको क्या कहा था, स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि ये स्प्लिट रिंग नहीं है, मैंने आपको ये कहा था कि अगर इस पूरे पोर्शन को अगर काउंट करें, अगर इस पूरे पोर्शन की बात करें, तो ये क्या होता है, कम्यूटेटर। क्या होता है, कम्यूटेटर, जहां पर क्या होता है उस स्प्लिट रिंग के साथ क्या हो जाते हैं, ब्रशेस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं,
तो उन ब्रशेस को कनेक्ट करने के बाद जो सर्किट बनता है उन दोनों का, उसे बोलते हैं कम्यूटेटर। और बच्चों कम्यूटेटर का आपको बता दें, कम्यूटेटर जो होता है वो एसी को डीसी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। क्लियर है? हम बात किसी कर रहे हैं, डीसी जनरेटर की, किसी कर रहे हैं, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले बताया था, जो मैकेनिकल एनर्जी को या फिर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर बाय हमने बाहरी फोर्स लगाई थी, याद आपको, उसको अंदर किया था, ए बी को अंदर किया था, सी डी को बाहर निकाला था, फिर हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कैसे करके, याद है? चलो, तो वो था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमने लगाया था इस पे। तो मैंने क्या कह रहा था आपको, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग हम डीसी जनरेटर में यूज कर रहे थे क्योंकि उसका काम क्या था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्लियर है? स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, देखिए लिख लो, यहां पर लिख लो कि स्प्लिट रिंग क्या होती है, एसी टू डीसी। बट एसी ये तो होता है डीसी जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग, क्योंकि डीसी जनरेटर के अंदर क्या यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग। बट अगर बात करें किसकी, एसी जनरेटर की, तो एसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, एसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, स्लिप रिंग यूज करते हैं। अब बत में पकड़ आ गई, अब कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, चलो सारा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा 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 धैर्य बनाए रखें, जुड़े रहे हमारे साथ। कि स्प्लिट रिंग क्या करता है, उसको जो देखो स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है, बीच में से टूटा हुआ, स्प्लिट हुआ, ब्रेक होना, ठीक है ना, डिवाइड। लेकिन स्लिप रिंग क्या होता है, बिल्कुल ही गोल, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई टूटा हुआ पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हमने ये स्प्लिट रिंग बनाई, इसको ब्रेक कर रखा बीच में, अगर स्लिप रिंग की बात करें तो ये क्या होगा, इस प्रकार होगा, और यहाँ पर इस प्रकार से ब्रिज कनेक्ट होंगे, इस प्रकार से, और बाद में क्या होगी, यहाँ पर सप्लाई इस सप्लाई से आ रही होगी, ठीक है। अगर बात करें कुछ ऐसे, देखो मेरे पास स्लिप रिंग है, यहाँ पर ब्रश कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ सप्लाई से आ रही है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये तो क्या है बच्चों, स्प्लिट रिंग है। अब ये जो मैंने यूज किया है, ये क्या है, स्लिप रिंग है। अब स्लिप रिंग का नाम सुन लो क्या होता है, स्लिप रिंग का काम सुन लो क्या होता है, स्लिप रिंग क्या वर्क करता है। तो स्लिप रिंग के बारे में नोट करो बच्चों, स्लिप रिंग होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना, बिकॉज वी यूज एसी जनरेटर। क्लियर है ना, कि हम यहां पर एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो एसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग नहीं लगेगा, क्या लगेगा, स्लिप रिंग लगेगा। क्या लगेगा, स्लिप रिंग। और स्लिप रिंग क्या करता है, मेरे को बताओ, स्लिप रिंग करता है एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में। क्या करता है स्लिप रिंग, डीसी को एसी में, स्लिप रिंग करता है बच्चों डीसी को एसी में चेंज। अब समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले किस किस बच्चे को समझ में आया। चलो, ये तो कुछ बातें थी बच्चों किसकी, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर की। हम आते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पे हमने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ा था, हम दोबारा वहीं पे चलते हैं। तो इसको मिटाने जा रहा हूं, इसको रफ करूंगा, तो पॉज करके वीडियो नोट करें इसे, 1 2 3 मिटा दे। अब देखो, मैं आपको यहां पर ये बोल रहा था कि जो एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर होता है ना, उसमें क्या यूज करते हैं, स्लिप रिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्लिप रिंग का, बिकॉज वी यूज इन द सप्लाई ऑफ एसी जनरेटर ओनली ऑन एसी। एसी और डीसी में बहुत फर्क होता है, बताएंगे आपको, बहुत आगे बताएंगे, पहले मैंने आपको बता चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा इसके बारे में नॉलेज होती चलेगी, ठीक है, और ज्यादा, कोई चक्कर नहीं है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, एसी जनरेटर की। हमने बताया आपको इसके अंदर स्लिप रिंग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, स्लिप रिंग यूज करेंगे। अब स्लिप रिंग क्या करता था, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता था, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एसी की, तो हमें एसी ही चाहिए ना, डीसी तो चाहिए नहीं, हमें एसी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल की बात कर रहे थे, इसकी एग्जांपल थे, ठीक है, इसकी एग्जांपल। अब आगे, अगर आगे बात करें बच्चों, अगर आगे बात करें तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने एसी का नाम सुन ही लिया, एसी का नाम सुन लिया आपने, एसी होता है अल्टरनेटिव करंट। और जो हम भारत के अंदर एक फ्रीक्वेंसी पीरियड सेट किया हुआ है ना, एक सप्लाई आती है ना हमारे घर पे, जो हमारे घर पे सप्लाई आ रही होगी, उस सप्लाई का एक हमारे
यहाँ तक पहुंचने का क्या है, एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, एक पीरियड फिक्स कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारी इंडिया के अंदर जो लाइट कह सकते हैं या फिर करंट कह सकते हैं, उसका जो पीरियड्स रहता है, उसका क्या, उसकी जो वैल्यू रहती है कह सकते हैं 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज एसी करंट। हमारी इंडिया के अंदर जो सप्लाई आ रही है, जो एक सप्लाई का कोड बनाया इन्होंने ना, एक कोड बनाया हुआ है। कोड का मतलब क्या है कि इस ऑर्डर के हिसाब से ही हमारी इंडिया के अंदर क्या आएगी, सप्लाई आएगी। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है बता दें आपको। फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी कि हमारे इंडिया के अंदर करंट की एक फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है, उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर लाइट आएगी। मतलब कि कितनी फ्रिक्वेंसी फिक्स की हुई है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, बच्चे बता दें आपको 50 हर्ट्ज। मतलब कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 50 साइकिल पर सेकंड। अब सर जी ये क्या होता है, सर जी ये क्या होता है? अरे ये वही होता है क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसे इस प्रकार एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है हाफ टाइम के बाद। इस प्रकार क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है कि कुछ टाइम पर यहाँ तक कुछ, यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर कुछ हो रही, यहाँ पर, मतलब अल्टरनेटिव करंट। हम यही कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों, हम ये कह सकते हैं 50 साइकिल पर सेकंड। मतलब कि जो ये साइकिल नजर आ रहे होंगे ना आपको, देखो ये वाला एक सेकंड, कि ये वाला एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, देखो यहां तक ये क्या हुआ, हाफ हुआ। देखो यार हाफ हुआ ना यार, ये साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब ये साइकिल ऐसे यहां पर ये पूरा हो जाएगा, तभी साइकिल कंप्लीट होगा ना। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट क्या है, हाफ है। मतलब कि ये सर्कल क्या है, हाफ है। इसको अगर अपना कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करना है तो ये पॉइंट यहां से लेकर यहां जाकर, मतलब कि यहां पर जाके एक चक्कर, एक जो राउंड है उसका कंप्लीट होगा साइकिल का। मतलब कि 50 साइकिल पर सेकंड, समझ ना, कि इस प्रकार के 50 चक्कर लगाएगी कौन, हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है इन 50 सेकंड के अंदर, सॉरी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर इस प्रकार हम जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो 50 चक्कर लगा लेती है, कि ऐसे 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 ऐसे। और एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। डीसी करंट नहीं करता। डीसी करंट क्या होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं आता। चेंजमेंट नहीं आएगा तो साइकिल कैसे बनेंगे, अगर साइकिल कैसे बनेंगे तो क्या होगा, ये राउंड कैसे बनेंगे, कि उसके अंदर क्या, अगर किसी प्रकार का चेंजमेंट ही नहीं आएगा तो साइकिल कैसे बढ़ेंगे। साइकिल उसके अंदर बढ़ते हैं जिसके अंदर क्या होती है, करंट, जो करंट की जो डायरेक्शन है उसमें क्या आ रहा हो, चेंजमेंट आ रहा हो। समझ रहे हो ना, गोट इट, क्लियर है, ठीक है। कि यहाँ पर कुछ और था वैल्यूज की, यहाँ पर कुछ वैल्यू और आ गई, यहाँ पर वैल्यू कुछ और आ गई, फिर यहाँ पर, मतलब ये क्या होता है, चेंजमेंट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और ये हमेशा किस में होता है, एसी के अंदर ही होता है, डीसी में नहीं होता। किस में होता है, एसी। और हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रिक्वेंसी सेट की गई है वो 50 हर्ट्ज की गई है। एक नंबर में नोट करो, स्टार लगा के। बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हरियाणा, जो इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी ऑर्डर क्या रहता है लाइट का, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका फ्रिक्वेंसी ऑर्डर क्या रहता है, 50 हर्ट्ज पर सेकंड, या फिर 50 हर्ट्ज, या फिर 50 साइकिल पर सेकंड। क्लियर है, गोट इट, नोट कर लिया। लेकिन अगर आपको बता दें जो विदेशी कंट्री है, सपोज यूएसए या फिर अदर कंट्री की बात करें, वहां पर ये ऑर्डर क्या होता है, 60 है, कहीं पर ये ऑर्डर 60 हर्ट्ज है। लेकिन हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर क्या आता है, ये 50 हर्ट्ज के अंदर आती है। अदर कई कंट्रियों में 60 भी होता है, कईयों में 70, मतलब अलग अलग फिक्स करके हर कंट्री ने। लेकिन हमारे इंडिया की अगर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो ये बात नोट कर ली होगी आपने, आशा करते हैं क्लियर होगा। मिटा दें इसको, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो इसको वीडियो को पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब बात करते हैं, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। डीसी करंट और एसी करंट के जो एडवांटेज रहते हैं, बेसिकली क्या होता है ना कि डीसी करंट के एडवांटेज इतने नहीं है जितने की एसी करंट के। इसीलिए तो क्या है, आज के जो टाइम में हम यूज करते हैं वो एसी करंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं।
है ना। तो डीसी करंट को हम बहुत कम यूज करते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करते, कि हम ये कह सकते हैं उसको नेग्लिजिबल शो कर दें कि ना भाई इसके तो कुछ भी यूज ही नहीं है, इसके कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन इतने नहीं है जितने की एसी करंट के। तो एसी करंट को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं डीसी करंट के अपेयरिंग में, अकॉर्डिंग टू डीसी करंट, ठीक है। अगर हम कंपेरिज करें, दोनों का कंपेयर करें, तो डीसी करंट को कम जो है प्रेफरेंस मिलती है अकॉर्डिंग टू एसी करंट, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसको, एसी करंट को। तो इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, हम डिफरेंस की बात तो कर ही रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर एडवांटेज की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर एडवांटेज की बात कर लेते हैं। क्या एडवांटेज, अगर हम एडवांटेज की बात करें, पहले मैं आपको बता दूं डीसी करंट के एडवांटेज का, कि डीसी करंट के एडवांटेज में क्या है, आपने शॉक देखा होगा, मतलब कि शॉक लगता है, हम कई बार क्या होते हैं हमें ना कि हमें कूलर से, फ्रिज से या फिर किसी अदर मटेरियल से शॉक लग जाता है, तो उस शॉक लगने में क्या है, हम एक दूसरे से क्या करते हैं, ऐसे एकदम रिपल हो जाते हैं, कई बार अट्रैक्ट होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, सुनने में आता है कि वो इंसान उसके साथ चिपक गया, है ना। कई बार ऐसे होता है कि उसको थोड़ा सा शॉक लगा है। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो कि डीसी करंट की जो शॉक होती है ना, जो डीसी करंट की शॉक होती है वो रिपल्सिव टाइप के होती हैं, मतलब कि आपने फोर्स नहीं होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक रिपल्सिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव क्या होता है, कोई अट्रैक्ट करना, और रिपल्सिव क्या होता है, दूर जाना। तो फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं क्या, कि जो डीसी करंट होता है उसका जो शॉक लगता है, जो डीसी करंट का शॉक होता है बच्चों, वो रिपल्सिव टाइप का होता है, ठीक है। कि जो इनके बीच में जो एक बार कई बार कहता है बाई चांस हमें करंट लग जाता है, तो हम एक ऐसा फील करते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं, वो क्या होता है, वो रिपल्सिव वाली फोर्स है। कौन सी, रिपल्सिव वाली फोर्स। तो डीसी करंट के अंदर जो शॉक लगता है वो रिपल्सिव लगता है। अगर बात करें एसी के अंदर, एसी आपने सुना होगा, वो इंसान उस ओवरलेड लाइटों से चिपक गया, या फिर वो उस खंबे से चिपक गया, या फिर वो वहां चिपक गया, और उसकी चिपकने के बाद क्या हुआ, उसकी डेथ होगी। तो वो जो फोर्स होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, छोड़ देता है, मतलब क्या समझ रहे हो ना, कि डीसी करंट क्या देता है, पुश कर देता है, लेकिन एसी करंट क्या है, छोड़ता, ठीक है। तो एसी करंट के अंदर क्या, अगर बात करें एसी में, तो इसमें जो शॉक की बात करें, कि जो हमें झटका लगता है उसकी बात करें, तो वो क्या रहता है, कुछ अट्रैक्टिव टाइप का रहता है, अट्रैक्टिव। अभी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, ये फोर्स हम जो बात करेंगे ना, ये हायर स्टडी में इनकी थोड़ा डीपली स्टडी करने वाले हम, अट्रैक्टिव क्या होता है, रिपल्सिव क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्स रहने वाली, जो शॉक लगेगा ना, शॉक अट्रैक्टिव टाइप करेगा, किस टाइप का, अट्रैक्टिव टाइप का, आकर्षित करेगा, कि वहां पर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर लेता है। रिश्ता ही बहुत बड़ा इनका, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वालों का, तो है ना। कि एसी करंट के साथ क्या होती है, एक हमारी क्या, एक शुरू से एक परंपरा चली आ रही है कि ज्यादा हम क्या प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, एसी को चल रहे हैं। तो एसी जगह ज्यादा, जहां ज्यादा किसी की इमेज बढ़ने लग जाती है, तो वहां पर वो इंसान डूबता है, गारंटी बात है, ठीक है। चलो ये बात की बातें हैं। अब क्या होता है, देखो मैं आपको यहां कहना चाह रहा हूं, हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, अगर हम एडवांटेज की बात करें एक और, कि इस डीसी करंट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आ रहा है कुछ ध्यान में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक पार्टिकल, दो रोड लेते हैं, कैथोड एनोड, इसका मटेरियल उस पर चिपकाना, इसका मटेरियल उस पर चिपकाना, है ना, इंटरचेंज करते थे हम, याद है क्या, कि उसकी लेयर क्या होती है, जब वो उस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होते हैं वहां पर, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसके पार्टिकल वहां चले जाते हैं, एनोड के पार्टिकल वहां चले जाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो हम क्या डीसी की सहायता से करते हैं। अगर हम वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हम एसी यूज कर लें, अल्टरनेटिंग यूज करें, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की क्या होती है, हाफ टाइम के बाद क्या होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन डीसी में क्या होता है, कंटिन्यू एक कांस्टेंट लेवल चलता रहता है ना, तभी तो हम उसको कैथोड और एनोड पर रेफरेंस करते हैं। दोनों को दो रोड होती है ना, एक बीकर के अंदर एनोड को और कैथोड को। अगर हम उसी को, अगर हम बात करें एसी करंट के अंदर, तो उसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हाफ इंटरवल के बाद क्या होगा,
उसकी डायरेक्शन कुछ और आ रही होगी, एंड हाफ इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी। इसलिए मैंने कहा था जो डीसी करंट होता है वो डायरेक्ट वेरी करता है, एसी करंट क्या होता है अल्टरनेटिंग, मतलब हाफ टाइम के बाद क्या होता है वो चेंज होता रहता है कुछ ही, ठीक है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को, किसको, डीसी को, एसी को नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको एसी को करेंगे तो हम एनोड कैथोड को पहचान ही नहीं पाएंगे, प्रेफरेंस दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या हो रही होगी कि एनोड के पार्टिकल वहां जा रहे होंगे, फिर कुछ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे होंगे, कुछ वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो प्रेफरेंस क्या है, हम श्योरली नहीं होंगे वहां पर कि कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड है। अगर हम डीसी अगर एक कांस्टेंट करंट देंगे उसके अंदर, ठीक है ना, कांस्टेंट करंट समझ रहे हो ना, कि एक जैसा करंट, मतलब कि उसका क्या हो हाफ टाइम के बाद चेंजमेंट ना हो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, हम एनोड कैथोड को क्या है पहचान सकेंगे। आगे बात करें हम, अगर आगे बात करें कि एसी करंट के अंदर क्या यूज है, तो एसी करंट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा यूजेस हैं। अगर बताएं आपको, देखो कि सबसे बड़े बताऊं आपको फायदा क्या होता है एसी करंट का, कि जो एसी वायर होती हैं, सॉरी एसी करंट होता है, उनको हम क्या कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा दूरी पर ले जा सकते हैं, हजारों लाखों नहीं कह सकते, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर। तो हजारों किलोमीटर की दूरी पर जब हम उसको बाय वायर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे, जिसे ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। सुना होगा ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, एक ट्रांसमिशन लाइन होती है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है बांटना, डिवाइड करना, और ट्रांसमिशन क्या होता है ट्रांसमिशन ट्रांसफर करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये जो लाइंस होती हैं आपने देखा होगा, जो हमारे घर तक जो मतलब कि सप्लाई पहुंचती है, या फिर हमने फील्ड के अंदर देखा होगा, खेतों में देखा होगा कि बड़े बड़े वहां पर क्या पिलर लगे होते हैं, इस प्रकार के लगे होते हैं ना पिलर। वो तो वो कहानी क्या है उनके ऊपर जो सप्लाई जाती है ना, वो हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है। वो हाई मतलब कि वहां पर 11 केवी की 11,000 वोल्टेज लाइन होती है। तो उन सप्लाई को एक स्थान से हजारों किलोमीटर दूरी हम लेंगे। अब सपोज करो हमारे सिरसा प्लांट है, या फिर हमारा सिरसा जो प्लांट क्या कह सकते हैं, जो सिरसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां पे हमारा सब स्टेशन कह सकते हैं उसको। सब स्टेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे सप्लाई पहुंचती है। तो वहां पर सप्लाई पहुंचने के बाद वो वहां ऐसे थोड़ी है कि वहां उन्होंने सप्लाई भेज दी, लो भी चलेगी सप्लाई। कोई ना कोई उसको मटेरियल किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी रास्ते से यहाँ तक लेके आए हो, उसको हाथ से पकड़ के लाने से रही, है ना, क्योंकि एसी करंट है, चिपकी जगह छोड़ेगा भी नहीं, एसी करंट है छोड़ेगा भी नहीं बाद में। तो इसलिए कि उनको लाने का कोई ना कोई वहां पे रास्ता होता है, कोई वे होता है, कोई डिजाइन सर्कुलेशन होता है कोई। तो वो आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो लाइनें उनको क्या करती है वहां पर लेके आती हैं, क्या किसको, करंट को, एक स्थान से दूसरे स्थान को। सबसे बड़ी बात क्या बता रहा हूं आपको मैं, कि जब उन लाइनों के द्वारा बाय ट्रांसमिशन लाइन, जब उन लाइनों को ट्रांसमिशन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो वहां पर क्या होता है एनर्जी लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस इज वेरी लो। कि जो एनर्जी का जो उसके अंदर लॉसेस होते हैं, अब आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा वहां पर, ये थोड़ी है। अब सपोज करो मैंने क्या काम किया, मैंने एक टंकी में से पानी क्या कर दिया, नीचे भेजना शुरू कर दिया। टंकी के अंदर क्या था, 1000 लीटर पानी मैंने उसके अंदर फिल किया। तो अब श्योर थोड़ी है कि नीचे 1000 किलोमीटर सॉरी 1000 लीटर पानी आएगा नीचे। कई बार क्या होता है, पाइप क्या करती है कि प्रॉपर्ली पानी नहीं आ पाता, वहां पर अंदर रुक जाता है। या फिर और कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पानी ऐसा होता है जो कि रुक रुक के आना होता है, कुछ मटेरियल फंस जाता है पाइप के अंदर। या फिर क्या होता है कि कुछ ना, मतलब कुछ भी रीजन हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या वहां पर सपोज करो मैंने वहां पर 11 केवी की सप्लाई भेजी। अब जरूरी थोड़ी है वहां पर 11 केवी की सप्लाई पहुंचेगी, कुछ ना कुछ बीच में लॉस होंगे, एडी करंट लॉस होता है। ये इलेक्ट्रिकल बातें हैं, ये आपके समझ मतलब अपने लेवल की बातें नहीं है। अगर आप बहुत डीपली देखें तो एडी करंट, अगर बात करें हम हायर क्लास के अंदर +1 2 के अंदर बात करेंगे एडी करंट, वहां पर लेंज रूल लगाएंगे, तो वो बातें बात की। तो यहाँ पर बस आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर अल्टरनेटिव जो करंट होता है, इसमें जो एनर्जी लॉस होता है ना वेरी लो होता है। एनर्जी लॉस क्या होता है, वेरी लो, सबसे बड़ी बात। और दूसरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो दूसरी बात क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूं आपको मैं, क्या कि जो इसमें जो करंट होता है ना, जो वोल्ट करंट होता है, क्या करंट होता है, वोल्टेज सॉरी, कि जो इसके अंदर जो वोल्टेज होती है ना, एसी वोल्टेज क्या करती है इसमें, स्टेप अप
स्टेप डाउन। आपने ट्रांसफार्मर का नाम देखा होगा, सुना होगा, ट्रांसफार्मर नाम क्या आपने देखा भी होगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, मैं बता दूं आपको, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, दो काम होते हैं ट्रांसफार्मर के, मतलब कि स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना। मींस कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, बढ़िया सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। मींस कि यहां पर हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। लेकिन किस वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को, डीसी को नहीं कर सकते हम। डीसी वोल्टेज को हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर वो ट्रांसफार्मर हम यूज नहीं करते। हम किसके अंदर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का, एसी के अंदर। तो मैं बता रहा था आपको, जो आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे उनका काम क्या होता है, स्पेशलिस्ट। वहां छोड़ो यार, वो तो बहुत बड़ी बात है, हम अपने घर के एग्जांपल ले लेते हैं। घर के अंदर आपने देखा होगा कि हम अपने घर के अंदर क्या करते हैं, अगर आपको पता हो कि दो प्रकार की सप्लाई होती है, एक आती है 3 फेज, एक आती है सिंगल फेज। इतना सभी बच्चों को नॉलेज होता है। मैं आपको बता दूं, घर के अंदर जो सप्लाई आती है ना, हमारे डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है, यूज करते हैं, वो 3 फेज करते हैं या फिर सिंगल फेज करते हैं। 3 फेज वो यूज करते हैं जिनके घर पे क्या होता है, आपने देखा होगा आटे पीसने वाली चक्की होती है, या फिर बड़े बड़े प्लांट लगा रखे होते हैं घर पे, बोरवेल होता है या फिर ट्यूबवेल हो सकता है, या फिर समरसिबल मोटर होती हैं। वो जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है ना, वो क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई यूज करते हैं। लेकिन जिसके घर पे नॉर्मली फैन, कूलर, टेलीविजन, लाइटिंग, ये कुछ सिस्टम रहता है ना, वो सिंगल फेज से काम चल जाता है। तो अब बता दें आपको, 3 फेज और सिंगल फेज, 3 फेज के अंदर सप्लाई रहती है बच्चों, 3 फेज के अंदर वो रहती है 440 वोल्ट, और सिंगल फेज की जो सप्लाई रहती है बच्चों, वो रहती है 220 वोल्ट। तो हम अपने जो घर में जो डोमेस्टिक वायर यूज करते हैं, रेगुलेटरी से यूज करते हैं, वो कौन सी होती है, 220 वोल्ट। मतलब कि सपोज करो हमारे घर के अंदर 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, तो 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। कभी आपने नोट किया, जब हम चार्जर लगाते हैं, तो चार्जर की जो बैटरी होती है ना, चार्जर की क्या लगाते हैं, फोन की जो बैटरी होती है, जब हम चार्जर लगाते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो डीसी सोर्स है। अब बता दें आपको कि जो बैटरी होती है वो होती है 3 से 4 वोल्ट की। देखो, जो हम बैटरी यूज करते हैं वो होते हैं 3.7 या फिर 4.0 वोल्ट, 3.7 या फिर 4.0 वोल्ट। कौन सी, हमारे मोबाइल की बैटरी। अब देखो, घर के अंदर सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, बैटरी जो हम फोन के अंदर हम यूज कर रहे हैं उसकी वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। देखो कितना डिफरेंस हो गया, कि जो सप्लाई हम अपने घर के अंदर हमारे आ रही है, वही सप्लाई से हम अगर बैटरी को चार्ज करने लग जाए, तो ये बैटरी तो धमाका ब्लास्ट कर देगी। यहाँ पर ये तो क्या कर देगा, धमाका हो जाएगा, बाबा रे बाबा, धमाका हो जाएगा यहाँ पर, तो ब्लास्ट हो जाएगा घर में। तो इसको कम करने के लिए 220 वोल्टेज के लिए जो 220 वोल्ट होती है, उसको कम करने के लिए कभी ध्यान दिया है, जो चार्जर लगाते हैं चार्ज करने के लिए मोबाइल को, उसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। सर जी अब पता लगा कि वो कम कैसे हो जाता है, ठीक है ना, कि ट्रांसफार्मर लगा होता है, और वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस 220 वोल्ट को स्टेप डाउन 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 करके क्या कर देता है, 3.7 वोल्टेज बना देता है, या फिर मैक्सिमम 4.0 वोल्टेज बना देता है, जो हमारी बैटरी है फोन की, उसके लिए क्या है, वो एप्लीकेबल है। क्लियर है ना, यहां तक कैसे पहुंचे हम, क्लियर है, आशा करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। एक बात और बता दें आपको, कि जो हमारी बैटरी होती है मोबाइल के अंदर हम यूज करते हैं, वो होती है डीसी पे। अब हम उसको चार्ज करना है, देखो हमारे घर में तो जो बैटरी, जो पावर आ रही है, जो लाइट आ रही है, वो एसी आ रही है, एसी आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन जो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं वो तो डीसी पे चार्ज हो रही है। अब उस एसी को डीसी में कौन बदल रहा है, ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। अब सर, अब ये मन में आपके ख्याल आ रहा होगा, ये बात आ रही होगी, सर उसको तो हम डीसी पे चार्ज करते हैं बैटरी को, लेकिन हमारे घर में तो एसी आ रही है। अब हमने घर में क्या लगा दिया, जो उसको डीसी मिल रही लगी, तो हमने कुछ नहीं लगाया, उस चार्जर के अंदर ही लगा हुआ जो कुछ लगा हुआ है। तो उस चार्जर के अंदर बच्चों एक तो ट्रांसफार्मर लगा होता है, और एक क्या लगा होता है, सेकंड बात बता दें, एक रेक्टिफायर लगा होता है। क्या लगा होता है, रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है, देखो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है।
एसी को डीसी में बदल देता है। याद आ रहा होगा स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग क्या करता था, एसी को डीसी में कर देती थी। अरे वो तो बहुत बड़ी मशीन है। अब सब के मन में ये आ रहा होगा, सर जी हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग क्यों यूज करते हैं? अरे स्प्लिट रिंग तो हम बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। यहाँ पर तो क्या है, एक छोटा सा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफार्मर मतलब कि चार्जर है, उसके अंदर क्या हम इतनी बड़ी स्प्लिट रिंग थोड़ी रखेंगे ना। तो उसके अंदर तो सिर्फ हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर यूज करेंगे। तो रेक्टिफायर क्या करते हैं बच्चे, बता दें आपको, एसी एनर्जी को, जो एसी जो लाइट होती है, एसी जो वोल्टेज होती है, उसको क्या करता है, डीसी में चेंज कर देता है। एसी को डीसी में चेंज कर देता है। क्लियर है? अब नहीं भूलोगे, पता लग गया मेरे को एकदम। इनको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इनको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, इलेक्ट्रिकल मीटर एंड फ्यूज की। तो इलेक्ट्रिकल मीटर तो बता दे आपको, डायग्राम में अगर बताएं, वैसे तो टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, बना देते हैं आपके सामने। ये रहता है बच्चों फ्यूज सिंबल वाला, और ये रहता है मीटर। अब फ्यूज और मीटर के बाद जो ये लाइन देखो, यहां पर हमने दो वायर यूज किए हैं। बेसिकली क्या है ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं कह सकते कुछ इंपॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है। कई बार एक क्वेश्चन क्या है, कहीं से भी आ सकता है। तो हमारा जो पर्पस बनता है, हमें क्या पूरी बुक से मतलब है कि टेक्स्ट बुक का कोना कोना, कि ऐसी कोई जगह ना रह जाए कि जहां हम उस चीज को ना पढ़े या फिर उस चीज को छोड़ दे। ठीक है ना? तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है और गेन सब कुछ करना है। चलो तो बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल मीटर एंड फ्यूज की। तो मीटर और फ्यूज देखो, अब यहां पर ये दो लाइनें नजर आई आपको, ये वाली पॉइंट, एक फेज एक न्यूट्रल। पी मतलब कि फेज और एन मतलब कि न्यूट्रल। हम अपने घर में जो यूज करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग आपने देखी होंगी, दो वायर आती हैं, चाहे बल्ब ले लो, पंखे ले लो, कहीं भी ले लो, हम उस दो वायर का यूज करते हैं। दो का मतलब क्या होता है, एक के अंदर फेज वायर होती है, एक होती है न्यूट्रल वायर। फेज वायर को हम लाइव वायर भी बोल देते हैं। लाइव, लाइव क्या होता है, जीवित, कि जिसके अंदर करंट क्या होता है, जीवित होता है, जिसके अंदर करंट जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल में करंट नहीं होता, ओनली फेज लाइन होती है, जो लाइव वायर होती है उसी में ही करंट होता है। ठीक है? न्यूट्रल क्या काम करता है, उस सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो मेन आपको बता दे, जो करंट होता है वो ओनली क्या होता है, फेज वायर में होता है, इस फी वायर में। इसको बच्चों लाइव वायर भी बोल देते हैं, लाइव वायर। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम बता दें आपको, फेज वायर। और इसका नाम होता है बच्चों न्यूट्रल। तो उसके बाद ये कुछ नेमिंग थी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, इनको ना कलर कोडिंग दे दिए जाते हैं। इनको कलर कोडिंग के मतलब क्या है, कईयों को ग्रीन दे देते हैं, कईयों को रेड दे देते हैं, कईयों को ब्लैक। तो फेज वायर रहती है जो हमेशा रेड या फिर ब्लू या फिर क्या हो सकता है, येलो में हो सकती है। जो इनको कोड मिला हुआ है RYB। थ्री फेज के अंदर क्या होता है, थ्री फेज मैंने आपको बताया था ना, थ्री फेज, उसमें तीन वायर का यूज करते हैं, RYB। थ्री फेज मतलब कि RYB, तीन फेज है। R मतलब कि रेड फेज, Y मीन्स की येलो फेज, और B मतलब कि ब्लू फेज। क्लियर है ना? RYB, रेड येलो ब्लू। और बाद में जो बच जाता है हमारा न्यूट्रल, वो जो उसको प्रेफरेंस दे रखी है कलर कोडिंग के अंदर, उसको ब्लैक रंग की दे रखी है। किसकी? ब्लैक रंग की। ठीक है? तो ये क्या था, इनकी कलर कोडिंग थी। मैं आपको लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बारे में कुछ बता रहा था कि हमें पता कैसे चलता है। आप सपोज करो, आपने जब घर पे चेक करते हो, आपने टेस्टर देखा होगा। आपको टेस्ट मतलब कि जो टेस्टिंग करता है करंट की, कि इसके अंदर बोर्ड के अंदर करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो हम आपने देखा होगा, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, वो इस प्रकार उसको यहां से पकड़कर टेस्ट करता है उसको बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर टेस्ट करने के अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर 5 या फिर 6 होल होते हैं ना। ठीक है? तो उसके बाद जब वो दो वायर के अंदर, उसके अंदर क्या, एक बार उसने फर्स्ट में डाला, लेफ्ट वायर में डाला, फिर राइट में, लेफ्ट राइट। तो उसने जिस होल के अंदर उसको चेक किया इलेक्ट्रिशियन ने, जब उसने उसको, जो टेस्टर होता है एक, ठीक है, उस टेस्टर की सहायता से उसने यूज किया और चेक किया, देखा कि वो क्या आ रहा था वहां पर, बल्ब उसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, वो क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, मतलब कि वो जग रहा था वो। ठीक है ना? वो क्या कर रहा था, शाइनिंग, येलो रंग की शाइनिंग दे रहा था वो। बट उसने जब दोबारा दूसरी होल में चेक किया तो वहां पर क्या था, वो क्या करता, बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा था। मींस क्या, जो लाइव वायर थी वो क्या थी, एक, जो दूसरा जो होल था वो क्या था, न्यूट्रल का था। ठीक है? कई बार क्या होता है कि दोनों होल के अंदर क्या होता है कि फेज आने लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या है, न्यूट्रल मिस हो रहा है,
मतलब कि न्यूट्रल वहां तक पहुंच ही नहीं रहा, ओनली क्या पहुंच रहा है, फेज 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 पहुंच रहा है। और एक कंप्लीट सर्किट तभी बनता है बच्चों जब क्या हो, फेज और न्यूट्रल। ओनली फेज से कंप्लीट सर्किट नहीं मिलेगा कभी भी। फेज के अंदर ये हो सकता है कि करंट क्या है, फ्लो हो सकता है, लेकिन क्या कंप्लीट सर्किट नहीं बना सकता। आगे हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाना हो या फिर स्टार्ट करना हो तो हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बातें बहुत हुई, आगे। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ये तो दो फेज की बात होगी, दो वायर आ रही है। कई बार आपने देखा होगा 3 वायर यूज करते हैं हम, 3 वायर। वो 3 वायर का मतलब क्या है कि हम देखा होगा, एक तो होता है 2 पिन, एक होता है 5 पिन। ठीक है, जब हम लगाते हैं मोटर की, कूलर की तार लगाते हैं, यूज करो आपने, तो वहां पर क्या है, कहीं पे 2 पिन लगा होता है, कहीं पे 5 पिन लगा होता है। वो 2 पिन, 4 पिन, 5 पिन का मतलब क्या होता है? तो ये क्या होता है, सॉकेट ना अलग अलग एम्पीयर के हिसाब से क्या डिजाइन किए जाते हैं। छोटे जो सॉकेट रहते हैं, छोटे सॉकेट मतलब कि जहां पर क्या है, जिसके अंदर ओनली क्या, सिंपल हम घर पे फैन चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं या फिर एग्जॉस्ट फैन चला रहे हैं, वहां पर क्या है, हम सिर्फ क्या करते हैं, 2 पिन का यूज करते हैं, इस तीसरी पिन का यूज नहीं करते। देखा हो 3 पिन, हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 पिन का ही यूज करते हैं। इस थर्ड पिन का हम कब यूज करते हैं, और ये थर्ड पिन क्या काम आती है, मैं आपको बता दूं, ये होती है फेज के काम। फेज समझ रहे हो ना, लाइव वायर, लाइव। ये होती है न्यूट्रल, और ये जो बच गई ना थर्ड वाली, ये होती है अर्थिंग वायर। इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, अर्थिंग वायर का। कि अर्थिंग वायर जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। मैं कलर कोडिंग बता दूं, मैंने आपको बता देता। यहाँ पर जो बी होती है वो ब्लैक होता है। ये ब्लैक कौन सा वाला है, ये ब्लैक कौन सा है, न्यूट्रल वाला, एन लिख देता हूं यहाँ पर है। और यहाँ पर एक रह गया ये वाला ग्रीन वायर। जो ग्रीन वायर रहती है वो किसके लिए रहती है, अर्थिंग के लिए रहती है। किसके लिए, अर्थिंग के लिए। तो ये 3 पिन यहाँ पर सॉकेट यूज किया हुआ है। अर्थिंग की यूज हम क्यों करते हैं, देखो कई बार क्या होता है, हमें शॉक लग जाता है, आपने देखा होगा शॉक लगता है कई बार। वो शॉक लगने का कारण क्या होता है कि हमें क्या है, घर के अंदर क्या है, हमने क्या प्रॉपरली अर्थिंग क्या है, एडजस्ट नहीं की, कि प्रॉपरली अर्थिंग नहीं हुई घर पे। अगर प्रॉपरली अर्थिंग हुई है तो हमें शॉक नहीं लगेगा। तो शॉक लगने का मेन कारण क्या है कि हमें क्या प्रॉपरली अर्थिंग क्या है, हमारे घर के अंदर क्या है, प्रॉपरली अर्थिंग नहीं लगी हुई। ठीक है, तो अर्थिंग का जो मेन रोल ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें क्या, हम प्रेस कर रहे होते हैं, हम कूलर को में से पानी निकाल रहे होते हैं, या फिर मोटर चला रहे होते हैं, या फिर और बात करें तो कुछ भी ले सकते हो यार, कूलर में से भी करंट आने लग जाता है, कई बार फ्रिज में से भी करंट आने लग जाता है। वो मतलब क्या है, वहां पर क्या है, प्रॉपरली अर्थिंग नहीं हुई। अर्थिंग का मतलब क्या है, अगर उसके अंदर हमें क्या हुआ, अगर क्या हो रहा है उसके अंदर क्या, कि अगर हम उसके अंदर ओवरलोड करंट आ रहा है या फिर कम करंट आ रहा है, या फिर अंदर से के अंदर क्या हो रहा है कि कहीं पर क्या है, कोई वायर क्या है टच में आ गई है, 2 टच में वायर आ गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे को शॉक लगने के बाद क्या है कि जो शॉक लगेगा मेरे को, वो बाय अर्थिंग वायर के जरिए, अर्थिंग वायर के जरिए क्या होता है कि वो क्या धरती में चला जाता है। और अर्थिंग वायर का, अर्थिंग का सिंबल रहता है ये बच्चे वाला, इस प्रकार अर्थिंग का सिंबल है ये वाला, देखो अर्थिंग का। कि क्या होता है, जो अर्थिंग वायर के जरिए क्या होता है कि जो करंट होता है, जो क्या होता है, जो मतलब लीकेज करंट होता है। ठीक है ना, लीकेज करंट है, क्योंकि जो प्रॉपरली करंट चल रहा होगा उसकी वजह से हमें शॉक नहीं होगा। कि जो उस वायर के अंदर से या फिर जो उस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जो लीकेज हो रहा होगा करंट, उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें क्या शॉक लगता है। तो उसको शॉक को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, घर पे अर्थिंग की वायर यूज करते हैं। बिकॉज वी यूज, व्हेन वी यूज अर्थिंग वायर, उसके जरिए क्या होगा कि जो करंट होगा, जो लीकेज करंट होगा, वो उसके माध्यम से क्या करेगा, धरती में चला जाएगा। और धरती का जो क्या होता है, जो करंट होता है वो जीरो होता है। धरती का क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, करंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं नीचे जाके फिर वो मतलब कि जीरो हो जाता है करंट। तो हमें क्या करते हैं, वहां पर शॉक नहीं लगता। तो शॉक को बचाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, अर्थिंग वायर को। क्लियर है, नोट कर लेना इसको। फेज न्यूट्रल क्लियर हुआ, अर्थिंग। यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, डाउट? चलो इसको मिटा दे, पॉज करके वीडियो नोट कर ले, मिटाने जा रहे हैं इसको। अब बात करते हैं जो हम किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है उसके बारे में बताइए आपको। सबसे पहले जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना, ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल की काम करता है। जैसे क्या, जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी प्रकार जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। उसके बारे में आज थोड़ी बहुत आपको स्टडी जानकारी देते हैं। देखिए क्या कि होता क्या, सपोज करो मेरे पास एक ड्राई, मैंने यहाँ पर ड्राई वुड यूज किया,
मैंने यहाँ पर क्या है, एक ड्राई वुड मतलब कि एक सूखी लकड़ी यूज कर रखी है, और इस ड्राई वुड के ऊपर मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार वायर कुछ है ना, यहाँ पर इस प्रकार मैंने क्या कर दिया, वायर बाउंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो वायर बाउंड करने का मतलब क्या कि इस वायर को मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन दे दिया बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव सेल या बैटरी से कनेक्शन दे दिया। क्लियर है। सेकंड बात, यहां पर कोई कुछ थोड़े से डिस्टेंस की दूरी पर मैंने क्या किया कि मैंने इस इतना सा पोर्शन जो था वो मैंने बैटरी या फिर सेल से कनेक्शन कर दिया, और ये वाला पोर्शन था मैंने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन दे दिया। अब देखो गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें, ये वाला केस मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर सपोज करो किसी के मतलब ये सपोज करो कोयल है, ये जो वायर की मैंने कोयल बना दी, यहाँ पर इसके ऊपर लपेट दिया मैंने, इसके ऊपर बाउंड कर दिया, किसके ऊपर, एक ड्राई वुड के ऊपर। तो हुआ क्या कि सपोज करो यहाँ पर एक मैग्नेट पड़ा टुकड़ा, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो देखी हो EMI वाली, उसमें मैंने क्या कहा था कि जब हम मैग्नेट को एक कोयल के पास लेके आते हैं, उसके अंदर मोशन कराते हैं या फिर बाहर मोशन कराते हैं, अंदर मोशन कराते हैं, बाहर मोशन कराते हैं, तो उस कोयल के अंदर एक EMF इंड्यूस होता है। याद है, आ गया याद, आ गया होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, उस कोयल के अंदर क्या होगा, एक EMI इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगा, या फिर क्या होगा, इंड्यूस क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, या तो EMF इंड्यूस होगा या फिर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। वो कैसे, देखो वो कैसे, मैंने कहा था या तो इस कॉइल को उसके अक्रॉस मूव कराओ या फिर उस मैग्नेट को इसके अक्रॉस मूव कराओ। अरे कहानी तो इसमें बननी है सारी, मैग्नेट को इधर उधर मूव कराने से इंड्यूस हुआ है ना, इसमें कुछ ना कुछ हुआ है ना। और इस इंड्यूस EMF को कौन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर से कितना इंड्यूस, क्या EMF इंड्यूस हो रहा है, कि कितना करंट इसके अंदर क्या इंड्यूस हो रहा है। क्लियर है। अगर सपोज करो, नेक्स्ट बात ये तो थी गैल्वेनोमीटर की कहानी, कि सपोज करो जब मैंने इसके अंदर क्या किया, सप्लाई दे दी, और सप्लाई देने के बाद मैंने क्या कहा था, जब किसी वायर के अक्रॉस हम उसमें से सप्लाई देते हैं तो उसके आसपास, किसके आसपास, उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। याद है कि जब एक करंट कैरिंग वायर के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आफ्टर सम टाइम सम अफेक्ट प्रोड्यूस अराउंड दिस वायर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। याद है, आगे याद, आगे याद बच्चों, क्या कि जब एक करंट कैरिंग वायर में से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसके अक्रॉस, उसी के पास क्या, एक करंट जनरेट होता है, एक EMF जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वही क्या होता है बच्चों, वही क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि सपोज करो जब मैंने इसके अंदर से क्या किया, सप्लाई दी मैंने, तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से कुछ इस प्रकार बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, पास होने लगी, इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसमें से प्रोड्यूस होने लगी। तो हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस हुई, कुछ यहां तक जा रही थी, यहां तक, सपोज करो इनका एरिया यहां तक, इनका एरिया, कुछ इनका एरिया यहां तक है, इनका एरिया यहां तक है। देखो कि क्या हुआ, जब मैंने इस बैटरी के थ्रू इसके सप्लाई दी इस वायर के अंदर मैंने, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या हुआ, जब मैंने इसके अंदर से एकदम से सप्लाई दिया, एकदम सप्लाई देने के बाद क्या हुआ, ये जो गैल्वेनोमीटर था कुछ ना कुछ इंडिकेशन कर रहा था। कहने का मतलब क्या है, यहां पर कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। क्या हो गया, कुछ टाइम के लिए यहां पर करंट इंड्यूस हो गया। क्यों, करंट कब इंड्यूस होता है, अब देखो करंट जब इंड्यूस होता है जब मैग्नेट उसके पास लेके आते हैं उससे दूर, मतलब किसी पार्टिकल को, किसी फील्ड को उस कोयल के अंदर क्या कराते हैं, मोशन कराते हैं, इनवर्ट कराते हैं या फिर आउटवर्ट कराते हैं, उसके अक्रॉस वहां पर क्या एक करंट इंड्यूस होता है या फिर एक EMF इंड्यूस होता है। लेकिन बता दें आपको, जो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है ना,
वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगा। कब होगा? जब इसके अंदर से करंट स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम बाद हम जब ये देखेंगे कि जब इसमें से क्या हो रहा है, कांस्टेंट करंट वेरी कर रहा है। देखो हमने इसके अंदर सप्लाई दी, और ये सप्लाई कैसे, सोर्स कौन सा है? सप्लाई का सोर्स है डीसी सोर्स, क्योंकि बैटरी और सेल क्या होता है, डीसी होता है। और डीसी सोर्स का मैंने क्या कहा था, जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, या वोल्टेज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यही था ना हमको, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट लेवल का करंट, एक कांस्टेंट लेवल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो उसका फील्ड सिर्फ यहीं तक रहेगा, यहीं तक, कि जो वहां तक जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। वहां पर कब था, जब एकदम से उसके अंदर सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद क्या हुआ, उसको एकदम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो उसका इफेक्ट कहां पड़ा, इन कॉइल के ऊपर पड़ा। जब इन कॉइल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा तो उसमें से क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, इंडिकेट क्या कर रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा था गैल्वेनोमीटर क्या, कि उसमें से करंट इंड्यूस हो रहा है। देखो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने क्या किया, इसके अंदर इसमें जो करंट इंड्यूस होगा सिर्फ 2 टाइम होगा। कब? जब इसको एक बार सप्लाई देंगे तब, और जब इसमें से क्या सप्लाई क्या कर लेंगे, काट लेंगे तब। अब सपोज करो मैंने इसमें से सप्लाई देना बंद कर दिया, तो सप्लाई देना बंद किया तो इसमें से कुछ करंट क्या हो गया, क्या अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेंगी, देख रही हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा चुकी है, कि वहां तक जा चुकी है, अब जब इसके अंदर करंट क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो वो फील्ड क्या आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जब वो फील्ड खत्म होगा तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इंडिकेट होगा, तब भी उसके अंदर वो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ इंड्यूस कर रहा होगा ना, इंडिकेशन कुछ ना कुछ तो दे रहा होगा। यही कहानी है बच्चों किसके, गैल्वेनोमीटर कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या, अगर एक पार्टिकल को हम सप्लाई देते हैं तो दूसरे कॉइल के ऊपर क्या होता है, एक फील्ड जनरेट होता है, एक अफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, वहां पर क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल की सहायता से दूसरे कॉइल के ऊपर क्या होता है, एक प्रकार का क्या, एक अफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी सहायता से क्या कॉइल क्या होती है, कॉइल के अंदर क्या होता है, एक करंट इंड्यूस होने लग जाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाता है। बच्चे इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो होप आपको ये सब पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।